पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने एडमंड बर्ग के जीवन और चिंतन के कुछ पक्षों पर विचार किया था और बर्ग के राजनीतिक चिंतन का दार्शनिक या नैतिक आधार क्या है, इस विषय पर हम लोग विचार कर चुके हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो कि बर्ग का है वो ये है कि वो मनुष्य को किस प्रकार से देखता है, जिसको थियरी ऑफ ह्यूमन नेचर कहते हैं। दूसरे तमाम दार्शनिकों ने भी मानवीय स्वभाव की एक धारणा प्रस्तुत की है और स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य को देखने की दृष्टि से ही राज्य और समाज को देखने की दृष्टि उत्पन्न होती है। बर्ग ये मानता है कि जैसा कि 18वीं शताब्दी के दौर की एक विशेषता थी कि मनुष्य की बुद्धिशीलता पर, उसकी रैशनैलिटी पर बहुत बल दिया जा रहा था। बर्ग कहता है कि हाँ, मनुष्य में बुद्धि तो होती है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि तब सम्यक दिशा में चलती है कि जब वो accumulated wisdom of ages and nations पर आधारित होती है। यानी जब वो राष्ट्र की जो संचित विवेक है उस पर जब हमारी बुद्धि आधारित होगी, उसके प्रकाश में जब हमारी बुद्धि विचार करेगी, निर्णय लेगी, तब मनुष्य की बुद्धि कल्याणकारिणी होती है, हितकारिणी होती है। कहने का आशय यह है कि जिस तरह के रेशनलिज्म का प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में किया जा रहा था, एज ऑफ एनलाइटनमेंट के प्रतिपादकों के द्वारा, वो रेशनलिटी या वो रीज़न एक एब्स्ट्रैक्ट रीज़न था। लेकिन बर्ग जिस रीज़न की बात करते हैं वो ऐसा रीज़न है जो कि जातीय या जो राष्ट्रीय कोश है विचार का, संस्कार का, उस पर आधारित हो, जिसको वो एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ एजेस कहते हैं। तो अगर इस पर मानवीय बुद्धि आधारित होगी तो वो मनुष्य और समाज दोनों के लिए कल्याणकारिणी होगी। एब्स्ट्रैक्ट रीजन तो केवल भटकाव का कार्य करता है, मनुष्य को विचलित करता है, मनुष्य को भ्रमित करता है, ऐसा उसका मानना है। तो इस अर्थ में तो वो रेशनलिटी के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन वो कहता है कि रेशनलिटी तो हमारे जीवन का केवल एक पक्ष है, मानव स्वभाव का वो केवल एक पक्ष है। उससे भी महत्वपूर्ण कुछ दूसरे पक्ष भी हैं जिनकी उपेक्षा प्रबोध काल के दार्शनिकों ने की, और वो पक्ष है मनुष्य का जो भाव पक्ष है, जो भाव जगत है, जिसमें अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं, अनेक प्रकार के अटैचमेंट्स, लगाव होते हैं, और वो लगाव अपनी विरासत से, अपने पूर्वजों से, अपनी परंपरा से होता है, और जिसके कारण उसका एक विशेष प्रकार की उसकी हैबिट्स बन जाती हैं, कुछ संस्कार बन जाते हैं। तो मनुष्य जो है उसके ऊपर वो केवल रेशनल नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा प्राणी है जिसमें बहुत प्रकार की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट्स हैं और संस्कार हैं, जो कि उसको अपने इतिहास और अपनी परंपरा और अपनी विरासत से प्राप्त होते हैं। यानी मनुष्य को गढ़ने में केवल उसके निर्णय ही प्रभावी या पर्याप्त नहीं होते, बल्कि हमारी पहचान तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतिहास ने, हमारी परंपराओं ने तय कर दी है। उसमें हम थोड़ा बहुत चीज़ें जोड़ सकते हैं, कुछ एडिशंस और कर सकते हैं, लेकिन हम कोई उस तरह से कोई अपनी बिल्कुल नई पहचान हर पीढ़ी नहीं बना सकती। ये एक ऐसा पक्ष है जिसको आजकल जो अमेरिका में कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं वो भी इस पक्ष को आजकल हाईलाइट कर रहे हैं, इसके महत्व को दर्शा रहे हैं। डेविड ह्यूम ने, वो एडमंड बर्ग ने मानव स्वभाव की एक बड़ी विशेषता
बताते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया है विशेष अर्थ में, प्रेजुडिस का, जिसको हम मोटे तौर से कह सकते हैं संस्कार, जो जातीय संस्कार हैं, जो राष्ट्रीय संस्कार हैं। वो कहता है कि ये जो संस्कार होते हैं वो गुण को या कर्तव्य पालन को हमारा स्वभाव बना देते हैं, और उनको इसलिए हम बड़ी सहजता से करते चले जाते हैं। उन सब चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से निभाते चले जाते हैं अगर हमारे अंदर ये संस्कार की शक्ति विद्यमान है। यानी ये प्रेजुडिस अगर हमारे अंदर विद्यमान है तो अच्छे काम करना, अच्छा सोचना, सही दिशा में जाना, ये मनुष्य के लिए एक सहज, या अपने कर्तव्य का पालन करना, ये मनुष्य का एक सहज स्वभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ज़्यादा अपने से लड़ना नहीं पड़ता है किसी चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ को करने के लिए या किसी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। ये उसका सहज स्वभाव बन जाता है। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, प्रेजुडिस रेंडर्स ए मैन्स वर्च्यू हिज हैबिट, कि प्रेजुडिस से जो वर्च्यू होता है, जो सद्गुण होता है, वो हमारा सहज स्वभाव बन जाता है। संस्कार में इतनी शक्ति होती है कि उनके माध्यम से हम बहुत सारे गुणों को, बहुत सारी श्रेष्ठताओं को सहज रूप में आत्मसात कर लेते हैं और उनका निर्वहन करते रहते हैं। थ्रू जस्ट प्रेजुडिस आवर ड्यूटी बिकम्स ए पार्ट ऑफ आवर नेचर। अगर हमारे अंदर सत्संस्कार हैं तो हमको कर्तव्य की शिक्षा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्तव्य भाव हमारे अंदर सहज रूप से विद्यमान रहेगा और इसलिए समाज जो है वो एक सही दिशा में चलता रहेगा, क्योंकि उसके व्यक्तियों में ऐसे संस्कार हैं, ऐसी प्रेजुडिसेस हैं कि जिनके बल से वो हमेशा सही दिशा में ही सोचता है और काम करता है। तो इस प्रकार से बर्क ने मानव स्वभाव की व्याख्या की है। मनुष्य को वो इस प्रकार का एक ऐसा प्राणी जिसके व्यक्तित्व के, जिसके चरित्र के बहुत सारे आयाम होते हैं और वो सारे आयाम आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए मनुष्य को केवल एक रेशनल एनिमल कह देना या केवल एक रेशनल क्रीचर कह देना, उसका जो मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स उसका जो कैरेक्टर है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है, उसको ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। और मनुष्य की ये व्याख्या अधूरी और असंगत व्याख्या है, ऐसा उसका विश्वास है। तो एक पक्ष उसका ये भी है जिसमें उसने मानव स्वभाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मानवीय स्वभाव किस प्रकार का होता है। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके ऊपर उसने बहुत ही गहराई से विचार किया और बड़े सशक्त तरीके से जिसको प्रतिपादित किया, वो उस समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा थी नेचुरल राइट्स की, प्राकृतिक अधिकारों की। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मध्यकाल के बाद जो आधुनिक सभ्यता आई और इस आधुनिक सभ्यता में राइट का जो कॉन्सेप्शन आया, अधिकार का जो सिद्धांत आया, उसके जन्मदाता अनुबंधवादी विचारक थे, हॉब्स और लॉक जैसे लोग थे या थॉमस पेन जैसे लोग थे, जिन्होंने ये माना कि मनुष्य को जन्मजात रूप से कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम समाज का निर्माण करते हैं और किसी भी समाज की वैधता या श्रेष्ठता, यानी किसी भी पॉलिटिकल सोसाइटी की लेजिटिमेसी इसी बात पर निर्भर करती है कि वो अपने नागरिकों को कि इन प्राकृतिक अधिकारों की कितनी और किस प्रकार सुरक्षा करता है। इस अर्थ में नेचुरल राइट का सिद्धांत 17वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया जा रहा था।
तो और ये एक बहुत ही, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड में भी लिबरल्स, जो एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया था लिबरलिज्म का, तो लिबरल्स भी इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे। हॉब्स भी इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादक था, लॉक भी था। और फ्रांस में बाद में रेवोल्यूशन के समय, क्रांति के समय, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने भी जिस राइट्स ऑफ मैन की बात की, वो भी नेचुरल राइट्स का ही सिद्धांत था, जिसके तहत उन्होंने मनुष्य के लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के 3 मूलभूत अधिकारों की उद्घोषणा की, जैसे कि लॉक ने किया था। तो इस प्रकार से फ्रांस के क्रांतिकारी और इंग्लैंड में जो रेडिकल्स थे, जो लिबरल्स थे, वे जिस रूप में प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का प्रतिपादन कर रहे थे, बर्क को उसके ऊपर घोर आपत्ति थी। और बर्क ने इस नेचुरल राइट की धारणा को बिल्कुल रीइंटरप्रेट कर दिया, इसको एक बिल्कुल भिन्न स्वरूप प्रदान किया, और उसका ये मानना था कि यही इसका सम्यक स्वरूप है नेचुरल राइट के सिद्धांत का। तो उसके स्थान पर उसने कहा कि जो नेचुरल राइट का सिद्धांत है, ये नेचुरल राइट्स हमको एक नेचुरल लॉ से प्राप्त होते हैं। ये तो बात सही है कि एक प्राकृतिक विधान है संसार में, और वो मनुष्य को बहुत सारे मनुष्य के लिए आवश्यक जो जीवन की सुविधाएं हैं, जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने की बहुत सारी चीज़ें देता है, और साथ साथ बहुत सारे दायित्वों का भी निर्धारण करता है। ऑब्लिगेशंस भी उसके द्वारा तय होते हैं। तो जो नेचुरल राइट का जो ट्रेडिशनल सिद्धांत है, उस सिद्धांत में एक परिपूर्णता है, और वो परिपूर्णता ये है कि नेचुरल राइट वो है जो कि मेरे व्यक्तित्व के विकास का, व्यक्तित्व के संवर्धन में भूमिका निभाए, साथ साथ जो समाज और राज्य के कल्याण में भी भूमिका निभाए। ये जो एक दृष्टि है नेचुरल राइट के सिद्धांत की, जो कि परंपरागत दृष्टि थी, बर्क कहता है कि नेचुरल राइट्स के इन आधुनिक विचारकों ने इस दृष्टि को विस्मृत कर बैठे हैं, और वो नेचुरल राइट को एक बिल्कुल नॉवेल इंटरप्रिटेशन, एक बिल्कुल नए प्रकार की व्याख्या प्रदान कर रहे हैं, और उसका वो आलोचक है। अब उसने जो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की, जो प्रचलित सिद्धांत था, उसकी जो उसने समालोचना प्रस्तुत की है, उसके 2 मुख्य पक्ष हैं। पहली बात तो वो कहता है कि अनुबंधवादी विचारक ये मानते हैं कि जो प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को प्राप्त थे, वे एब्सोल्यूट थे, यानी परिपूर्ण थे, और उन्हीं अधिकारों को, उन्हीं परिपूर्ण अधिकारों को समाज में भी मनुष्य को मिलना चाहिए। यानी सोसाइटी के अंदर, समाज में आने के बाद भी हमको इसी तरह के एब्सोल्यूट नेचुरल राइट्स मिलने चाहिए, निरंकुश प्राकृतिक अधिकार मिलने चाहिए। या दूसरे शब्दों में अनुबंधवादी विचारक ये कहते हैं कि इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को ठीक से उनका उपभोग करने के लिए हमने सिविल सोसाइटी की या नागरिक समाज की रचना की। अब वो कहता है कि ये एक बहुत ही विरोधाभासी तर्क है, क्योंकि इस तर्क में ये बात निहित है कि एक समाज के अंदर आप उन अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं जिन अधिकारों का उपभोग आप प्राकृतिक दशा में कर रहे थे। प्राकृतिक दशा में कोई राज्य नहीं था, कोई समाज नहीं था, और जो भी अधिकार थे वे परिपूर्ण थे, निरंकुश थे, एब्सोल्यूट राइट्स थे, अल्टीमेट राइट्स थे। हर व्यक्ति
का जो प्राकृतिक अधिकार था, जीवन का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का, वो एक परिपूर्ण अधिकार था, वो एक एब्सोल्यूट राइट था जिसका वो उपभोग करता था प्राकृतिक दशा में अपनी शक्ति के आधार पर। अब जब हम नागरिक समाज में आ गए तो नागरिक समाज में आने के बाद हम इन अधिकारों का परिपूर्ण रूप से कैसे उपभोग कर सकते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी में जब हम रहने लगते हैं तो वहाँ पर पारस्परिकता का सिद्धांत आ जाता है, रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत आ जाता है। यानी अब अधिकारों के ऊपर मर्यादाएं और सीमाएं लगने की आवश्यकता हो जाती है। अब नागरिक समाज में व्यक्ति को पूर्ण निरंकुश अधिकार नहीं प्रदान किए जा सकते, जैसा कि नेचुरल राइट्स के उस समय के प्रतिपादक कह रहे थे। नागरिक समाज में रहने के बाद मनुष्य के जो भी अधिकार होंगे उनको सिविल सोसाइटी के द्वारा क्वालिफाई किया जाएगा, लिमिट किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। तो इसलिए पहला तो विरोधाभास ये है इस प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में कि प्राकृतिक सिद्धांत के अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक ये मानते हैं कि नेचुरल और सिविल राइट्स जो हैं वो, यानी जिन नेचुरल राइट्स का उपभोग हम स्टेट ऑफ नेचर में करते थे उनका उसी प्रकार से उपभोग हम सिविल सोसाइटी में आने के बाद भी कर सकते हैं। यानी नेचुरल राइट्स और सिविल राइट्स में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ऐसा तो नहीं है। सिविल सोसाइटी में आने के बाद हम उस तरह से एब्सोल्यूट सेंस में हमारे अधिकार पूर्ण नहीं रह जाते, निरंकुश नहीं रह जाते जैसा कि प्राकृतिक दशा में थे। तो एक तो उनके अंदर ये भ्रम है कि जो स्टेट ऑफ नेचर के राइट्स हैं वे सिविल सोसाइटी की स्थापना के बाद भी उतने ही एब्सोल्यूट और अल्टीमेट और इलिमिटेबल बने रहेंगे। ऐसा तो संभव ही नहीं है जैसा कि वो मानते हैं, क्योंकि जब आप नागरिक समाज में रहते हैं तो आपको अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। आपके अधिकार समाज के हित में, राज्य के हित में उनका परिसीमन भी होता है, उनकी मर्यादाएं भी निर्धारित की जाती हैं और इस प्रकार से एक मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए हम अपने अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक तो इस आधार पर आलोचना करता, उसने बड़े तीखे शब्दों में एक बात कही है, दे हैव द राइट्स ऑफ मैन। यानी ये लोग प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। दे एडमिट नो टेम्परामेंट एंड नो कॉम्प्रोमाइज़। वो ये मानते हैं कि अधिकारों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है सिविल सोसाइटी में। जैसे स्टेट ऑफ नेचर में हमको एब्सोल्यूट राइट्स थे, वैसे हमें सिविल सोसाइटी में भी मिलना चाहिए। थॉमस पेन का इस दृष्टि से नाम लेना स्वाभाविक होता है। तो ना वो ये समझते हैं कि भाई टेम्परामेंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। वो समझते हैं कि हर आदमी को पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। उसका क्या टेम्परामेंट है, उसका क्या स्वभाव है, उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं, उसके अंदर कितनी समझदारी है, उसके अंदर कितना विवेक है, बगैर इसका विचार किए हुए आप सबको पूर्ण अधिकार दे रहे हैं, एब्सोल्यूट राइट्स दे रहे हैं। तो इसलिए these admit no temperament and no compromise. Anything withheld from their full demand is so much of fraud and injustice. और वो इतने उग्र हैं इन प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादन में कि अगर कोई ज़रा भी ये प्रश्न उठा दे कि भाई सिविल सोसाइटी में इस तरह के पूर्ण अधिकारों का उपभोग कैसे हो सकता है, तो वो उसी को कहते हैं कि ये तो अन्याय उत्पन्न करना चाहते हैं समाज में, या इनका जो दृष्टिकोण है उसमें कोई वो एक फ्रॉड है, ये समाज में इनजस्टिस उत्पन्न करना चाहते हैं, अन्याय उत्पन्न करना चाहते हैं। इस हद तक वे इन एब्सोल्यूट नेचुरल राइट्स
का पक्ष पोषण करते हैं। दे आर एट इश्यू विद गवर्नमेंट, और वे हर सरकार की लेजिटिमेसी इस बात पर आधारित करते हैं कि उस राज्य में लोगों को पूर्ण प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं या नहीं प्राप्त। तो इसलिए वो कहता है कि दे ऑलवेज एट इश्यू विद द गवर्नमेंट not on the question of abuse but question of competency and question of title। कि वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट या जो सिविल सोसाइटी अपने नागरिकों को पूर्ण अधिकार नहीं देती, उसको शासन करने का अधिकार ही नहीं है। उसकी टाइटल को, उसकी कॉम्पिटेंस को वो क्वेश्चन करने लगते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा भ्रम, एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के पक्षधर लोगों ने ये बना दिया है कि वो समझते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर में जिस तरह से हम अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं, ठीक वैसे ही हमको सिविल सोसाइटी में भी उनका उपभोग करना चाहिए, जो कि संभव ही नहीं है। तो एक तो इस आधार पर वो थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स की आलोचना करता है। दूसरा वो कहता है कि ये जो नेचुरल राइट्स हैं, इनका कोई नैतिक आधार समझ में नहीं आता। दे हैव नो मॉरल सिग्निफिकेंस, वो कहता है। इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि ये अधिकार एक तरह से, इस तरह के क्लेम्स जो हैं वो एक तरह से एम्प्टी क्लेम्स हैं कि मुझे स्वतंत्रता मिलना चाहिए। अब स्वतंत्रता के कंटेंट्स क्या होंगे, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कहाँ पर हम स्वतंत्र हैं, कहाँ क्या करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, उसमें उस स्वतंत्रता की कोई क्वालिफिकेशंस, कोई लिमिटेशंस हैं कि नहीं हैं, इसकी वो कभी चर्चा ही नहीं करते। वो कहते हैं कि बस हमने लिबर्टी कह दिया तो लिबर्टी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और इसके कंटेंट्स के ऊपर या इसकी इस गहराई से इस स्वतंत्रता के स्वरूप पर विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसलिए इन अधिकारों का कोई नैतिक आधार नहीं रह जाता, ये केवल एम्प्टी क्लेम्स बन के रह जाते हैं, जिनके स्वरूप को गहराई से समझने के लिए, जिनकी मर्यादाओं को गहराई से समझने का हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, बल्कि केवल स्लोगन्स हैं। और इसलिए इस तरह के स्लोगन्स जो होते हैं वे अंततः व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा राइट दे दिया जिसके स्वरूप को हमने कभी पूरी तरह से समझने की या समझाने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो नेचुरल राइट्स की थियरी है, इसका कोई मॉरल बेसिस नहीं है, इसका कोई मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं है, और इस संदर्भ में भी उसने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है। ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट्स आर द मोस्ट आइडल। कि ये नेचुरल राइट्स का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा निरर्थक सिद्धांत है, बिकॉज द मोस्ट यूजलेस एंड मोस्ट डेंजरस टू रिजॉर्ट टू, और बड़ा ख़तरनाक भी है, क्योंकि आपने एक ऐसे अधिकार को प्रदान कर दिया है व्यक्ति को कि जिसके स्वरूप का निर्धारण समाज ने नहीं किया है, समष्टि ने नहीं किया है, और उसको व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो लिबर्टी का जो भी अर्थ लगाना चाहे लगा ले, प्रॉपर्टी का वो जो भी अर्थ लगाना चाहे वो लगा ले। तो केवल ये एम्प्टी क्लेम्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लेम्स हैं, इनमें कोई गहराई नहीं है, और इसलिए ये ख़तरनाक भी हैं। क्यों? क्योंकि इनका मिसयूज़ होने की, इनका दुरुपयोग होने की भी बहुत संभावना बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ को आप स्वतंत्रता कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप समानता कह सकते हैं, किसी भी
तरह के क्लेम को आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है। तो ये जो अनडिफाइंड, अनडिफरेंशिएटेड जो थ्योरी है राइट्स की, ये खतरनाक भी है। दे सुपरसीड सोसाइटी, दे सुपरसीडेड सोसाइटी। ये अधिकार तो समाज को भी निरर्थक बना देते। नेचुरल राइट्स की थ्योरी जो है वो सोसाइटी को भी सुपरसीड कर देती है, उसको भी निरर्थक बना देती है। समाज भी इन अधिकारों के दबाव में या उनके बोझ के तले दब जाता है। एंड ब्रोक एसेंडर ऑल दोज बॉन्ड्स which had formed the happiness of mankind for ages। नतीजा क्या होता है कि ये अधिकार अराजकता के वाहक बन जाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप निर्धारित नहीं है, अनडिफाइंड है, अनथॉट ऑफ है, एम्प्टी हैं। इसलिए ये अधिकार समाज में अराजकता के वाहक बन जाते हैं और समाज एक क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स करने वाला एक अखाड़ा बन जाता है और हम भूल जाते हैं कि इन क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के दबाव या प्रभाव से वे सुंदर संबंध, वे कर्तव्य के संबंध जिनसे कि व्यक्ति और समाज श्रेष्ठ बनता है, उन सबको कितना नुकसान पहुंच रहा है, उन सब की कितनी हानि हो रही है। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो अधिकारों की धारणा है ये सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन के आती है। दे सुपरसीडेड सोसाइटी एंड ब्रोक एसेंडर ऑल दोज बॉन्ड्स विच हैड फॉर्म द हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड फॉर एजेस। क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो आनंद है वो अधिकार और कर्तव्य के एक संतुलन पर आश्रित होता है और इनके संतुलन से मनुष्य के आनंद की सृष्टि होती है। लेकिन ये जो नेचुरल राइट्स का सिद्धांत है ये इतना एब्स्ट्रैक्ट है, इतना एम्प्टी है, ये कंटेंट से और गंभीरता से इतना रहित है कि इसके सहारे समाज में केवल अराजकता और संघर्ष की ही वृद्धि होगी। इससे मानव के कल्याण की संभावना बहुत कम है। तो इस आधार पर एडमंड बर्क ने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की कटु आलोचना की, जिस प्रकार से अनुबंधवादी उसका प्रतिपादन कर रहे थे, या जिस प्रकार से फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन किया क्रांति के बाद, उन्होंने जिस अर्थ में इन शब्दों का, इन अधिकारों का प्रतिपादन किया, और जैसा कि हमने देखा कि फ्रांस में क्रांति के बाद किस तरह की अराजकता और उसके बाद किस तरह की निरंकुशता का उदय हुआ, अब ये इतिहास में सर्वविदित तथ्य है। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो अधिकारों की धारणा है ये एक अधिकारों की, प्राकृतिक अधिकारों की खोखली धारणा है, जो परंपरागत दृष्टि रही है नेचुरल राइट्स की। लियो स्ट्रॉस ने अपनी पुस्तक में इसकी ओर संकेत किया है कि जो नेचुरल राइट्स की जो परंपरागत दृष्टि थी और नेचुरल राइट्स की ये जो अनुबंधवादी दृष्टि है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, और बर्क उसी दृष्टि को वापस लाना चाहता है। ये इस दृष्टि से बर्क की महत्ता है। फिर एक तीसरी बात है, वो ये है कि नेचर क्या है। नेचर शब्द की व्याख्या पर सब कुछ टिका हुआ है। पार्किन जो कि बर्क के एक बहुत बड़े समीक्षक हुए हैं, वो कहते हैं कि बर्क जब नेचर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो उस अर्थ में प्रयोग करते हैं जिस अर्थ में अरस्तु ने नेचर शब्द का प्रयोग किया, न कि हॉब्स के अर्थ में प्रयोग करते हैं। यानी उनके लिए जो नेचर है वो मानवीय व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, परफेक्शन की ओर हम जाएं और परफेक्शन को प्राप्त करने, इस अर्थ में वो नेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसी अधिकार की धारणा चाहिए जिसमें
मेरे कल्याण के साथ साथ समष्टि का कल्याण का भाव भी अंतर्निहित हो। उनके लिए नेचर का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जो है वो अपनी रूडिमेंट्री दशा में, रॉ नेचर जिसको कहते हैं, कि अपनी बिल्कुल प्रारंभिक दशा में मानव सभ्यता का शैशव काल उनके लिए नेचर नहीं है। उनके लिए नेचर से आशय है कि मानव सभ्यता का उन्नत काल, कि ऐसी अवस्था में पहुंचना कि जहां हम अपनी विभिन्न क्षमताओं का अधिकतम विकास कर सकें। ये ह्यूमन नेचर है कि अपनी सारी पोटेंशियलिटी को हम डेवलप कर सकें, और इन पोटेंशियलिटी को डेवलप करने में जो राइट्स की जो धारणा सहायक है वो नेचुरल राइट का सही अर्थ है। तो इसलिए पार्किन ये मानते हैं कि बर्क ने नेचर शब्द का प्रयोग अरस्तु के अर्थ में किया, यानी नेचर जो है वो हमारी कंप्लीटनेस को, हमारे परफेक्शन को, हमारी सारी पोटेंशियलिटी, हमारी सारी संभावनाओं को व्यक्त करने की दशा को प्रकट करने वाला शब्द है, ना कि वो एक ऐसी दशा को प्रकट करने वाला शब्द है कि जब मानव सभ्यता का बिल्कुल प्रारंभिक शैशव काल है, जहाँ पर मनुष्य और पशु में कोई बहुत भेद नहीं। तो इसलिए नेचुरल राइट शब्द का प्रयोग जब बर्क करता है तो उसके सामने नेचर का वो एग्जल्टेड कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अरस्तु के चिंतन में दिखाई पड़ता। तो इस अर्थ में उसका जो नेचुरल राइट्स का सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है। अब फिर उसने अनुबंध के विचार का भी बहुत ही कठोर प्रतिवाद किया है, उसका खंडन किया है कि राज्य अनुबंध का परिणाम है। बर्क जो है वो इस अनुबंधवादी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के अनुबंधवादी सिद्धांत को कतई अस्वीकार करता है। वो कहता है कि एक ओवर सिंप्लीफाइड फिक्शन है, कि ये केवल कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना इस अर्थ में भी कि जितने भी अनुबंधवादी विचारक हुए वो कोई प्रमाण तो दे नहीं सके, केवल एक हाइपोथेसिस हमारे सामने रख दी। तो बर्क जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति इस बात को भली प्रकार से जानता था कि केवल अनुबंधवादियों ने एक फिक्शन हमारे सामने पेश कर दिया, क्योंकि वो कहता है कि राज्य जैसी महान संस्था, प्राकृतिक संस्था, नेचुरल इंस्टीट्यूशन, ये ईश्वर की रचना है, ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है, मानवीय इच्छा का नहीं। गॉड्स विल, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ गॉड्स विल, नॉट ह्यूमन विल, ऐसा वो कहता है। God not man is the master, author and founder of society। ये बर्क ने कहा कि मनुष्य ने राज्य का निर्माण नहीं किया, बल्कि जैसे कि संसार की जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका निर्माता तो कोई परम शक्ति है, कोई ईश्वर है। तो उसी तरह से राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है, और इसलिए इसको प्राकृतिक संस्था कहा ही जाता है क्योंकि इसको मनुष्य ने नहीं बनाया। और जब मनुष्य ने नहीं बनाया तो राज्य एक ईश्वरीय विधान का अंग है, ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है। तो इसलिए वो कहता है कि राज्य का जो मास्टर है, जो ऑथर है और जो फाउंडर है वो ईश्वर है, मनुष्य नहीं। और एक महत्वपूर्ण पक्ष जो कि अनुबंधवादी भूल जाते हैं, वो कहता है कि हम तो समाज में जन्म लेते हैं। मैन इज बॉर्न इनटू सोसाइटी, मैन डज नॉट क्रिएट सोसाइटी। कि मनुष्य तो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सोसाइटी में जन्म लेता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है और उसके बाद वो समाज या राज्य की रचना करता है। तो ये तो रिडिकुलस है, हास्यास्पद बात है। मनुष्य ने जब कभी भी जन्म लिया होगा
प्राचीनतम काल में भी तो किसी न किसी समाज के, किसी न किसी समष्टि के अंतर्गत लिया होगा। उसको समाज या किसी न किसी प्रकार का राज्य पहले से विद्यमान, उसके आने से पहले विद्यमान रहा होगा। तो इसलिए वो कहता है कि हम तो समाज में जन्म लेते हैं, इसलिए ये कहना कि हम समाज का निर्माण करते हैं, ये एक हास्यास्पद तर्क है। समाज कोई वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि इसेंशियल इंस्टीट्यूशन है। समाज एक मौलिक संस्था है, एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है। समाज से अलग रह के व्यक्ति की कोई कल्पना ना आज की जा सकती है, ना सभ्यता के इतिहास में कभी की जा सकती है। जब कभी भी मनुष्य रहा तो समाज के अंग के रूप में ही रहा। इसलिए सोसाइटी वॉलंटरी नहीं है कि आप चाहें तो रहिए, चाहे समाज से बाहर रहिए, बल्कि सोसाइटी एक इसेंशियल, एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है, जिसके बिना हम अपनी कल्पना ही नहीं कर सकते, मनुष्य अपनी कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए समाज में रहना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और समाज में रहने का मतलब है कि समाज एक बहुत सारे प्रकार के संबंधों का ताना बाना होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जिसमें बहुत से प्रकार के संबंध और बहुत सारी प्रकार की भूमिकाएं हम निभाते हैं, जिसमें सेवाओं का आदान प्रदान है, कर्तव्यों का निर्वहन है। ये सब जो व्यवस्था है उसको समाज कहते हैं। इसलिए सोसाइटी जो है वो एक बहुत प्राचीन भी और बहुत जटिल और बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। वो मनुष्य से, जैसे कि अरस्तु ने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। व्यक्ति की अवधारणा, व्यक्ति से राज्य का प्रारंभ नहीं होता है, बल्कि राज्य पहले से विद्यमान है, उसके अंतर्गत व्यक्ति की कोई धारणा बनती है। अनुबंध तो और फिर वो कहता है कि अनुबंध तो समाज के अंदर होते हैं। बहुत सारी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे प्रकार के कमर्शियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, बहुत सारे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो सब होते हैं समाज के अंदर। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट से सोसाइटी पैदा होती है, बल्कि सोसाइटी पहले से है, प्री एग्जिस्टिंग है, फिर उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनुबंध और विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान होते हैं समाज में। इसलिए उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच पर्टिकुलर स्टेट is but a clause in the great primeval contract of eternal society। कि एक जो प्राइमेबल यानी बड़ा प्राचीन जो अनुबंध हुआ, यानी ईश्वर ने की इच्छा से, वो हो एक सोसाइटी की रचना करना। ईश्वर ने एक समाज की रचना कर दी जो कि प्राचीनतम काल से विद्यमान है। उस सोसाइटी के अंदर फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं विभिन्न प्रकार के, और समाज आगे चलता रहता है। तो इसलिए वो कहता है कि हर राज्य इस बात का प्रमाण है कि जो राज्य रूपी संस्था है ये ईश्वरीय इच्छा का, ईश्वरीय अनुबंध का, ईश्वरीय संकल्प का परिणाम है। और इस संस्था के अंतर्गत मनुष्य सदैव से रहता आया है और उसके अंदर तमाम प्रकार के आदान प्रदान होते रहे हैं और उनके आधार पर समाज गतिशील रहा है, गतिमान रहा। राज्य को अनुबंध पर आधारित बताना राज्य की महत्ता को, उसकी मेजेस्टी को, उसकी सैंक्टिटी को की उपेक्षा करना होगा, उसको अंडरमाइन करना होगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आमतौर से एक व्यापारिक शब्द है, कमर्शियल टर्म है,
कि बहुत सारे अपने भौतिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए बहुत सारे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करते, लेकिन राज्य में रहने के लिए या राज्य का निर्माण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियली हम अपने मटेरियल या अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए करते हैं। और जैसा कि उसके बड़े कालजयी शब्द हैं, सोसाइटी इज इंडीड ए कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता हाँ, समाज एक अनुबंध है, लेकिन एक भिन्न प्रकार का अनुबंध है। अनुबंध शब्द का एक बहुत ही उच्चतर धरातल पर वो प्रयोग करता है। वो उस प्रकार का अनुबंध नहीं है। वो कहता है कि जैसे कि कोई व्यापार वाणिज्य करने के लिए पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अपनी सुविधा से कोई अनुबंध कर लिया और जब कभी भी इच्छा हुई तो उस अनुबंध को तोड़ दिया। कोई उस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है राज्य। बट स्टेट ought not to be considered as nothing more than a partnership agreement in a trade of paper and coffee, calico or tobacco, to be taken up for little temporary interest and to be dissolved by the fancy of the parties। कि जैसे हम किसी भौतिक या आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुबंध कर लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और जब इच्छा होती है तब उनको भंग भी कर देते हैं, तो राज्य इस प्रकार का अनुबंध नहीं है। राज्य किस प्रकार का अनुबंध है? राज्य अनुबंध है अतीत, वर्तमान और भविष्य से। एक कंटिन्यूटी है राज्य। अतीत, वर्तमान और भविष्य का अनुबंध है। यानी राज्य की ये जो धारा है ये अविरल रूप से प्रवाहित होती आ रही है, और उसमें हर पीढ़ी अपना योगदान करती है, अपने तरीके से उसकी व्यवस्थाओं को संचालित करती है। इस अर्थ में राज्य अनुबंध है। It is not a partnership in things subservient only to gross animal existence of a temporary and perishable character। कि ये कोई राज्य कोई टेम्परेरी और पेरिशेबल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए किया गया अनुबंध नहीं है। It is a partnership in all science, a partnership in all arts, a partnership in every virtue and all perfection। राज्य तो एक ऐसा अनुबंध है जिस अनुबंध के अंतर्गत कला, विज्ञान, मनुष्य की श्रेष्ठताओं का, मनुष्य की परिपूर्णताओं का विकास होता रहा है, और ये हजारों हजारों वर्षों से ये क्रम चल रहा है, और हम सब उसमें पार्टनर्स हैं, हम सब उसमें प्रतिभागी बने रहें। यानी एक ज्ञान की, कला की, साहित्य की, विभिन्न प्रकार के मनुष्य के भौतिक आर्थिक हितों की एक अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, और हर पीढ़ी उस धारा से लाभान्वित होती है और उसमें अपना योगदान करती है। वो कोई ऐसी धारा नहीं है जिसको कि हर पीढ़ी जिसका सृजन करती है या जिसको उत्पन्न करती है। इस अर्थ में राज्य एक अनुबंध है। यानी स्टेट जो है वो एक कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। राज्य एक निरंतरता का नाम है, स्थिरता का नाम है। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसकी एक अपने में सैंक्टिटी है, जिसकी एक अपनी मैजेस्टी है, जिसकी एक अपनी गरिमा है, जिसकी एक अपनी महत्ता है। उसको कॉन्ट्रैक्ट कह के व्यापारिक या भौतिक हितों की पूर्ति का साधन के रूप में देखना तो उसकी महत्ता और उसकी पवित्रता का अपमान करना होगा।
अब ये जो दृष्टिकोण रखा है कि यानी राज्य की जो सैंक्टिटी, राज्य की जो पवित्रता, जो महत्ता का उसने प्रतिपादन किया। सेबाइन कहते हैं कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार है, और ऐसा कहकर उसने राजनीति और धर्म को संबद्ध कर दिया। उसने पॉलिटिक्स और रिलीजन को यूनाइट कर दिया, ऐसा जॉर्ज सेबाइन का कहना। ही प्रैक्टिकली यूनाइटेड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, क्योंकि उसने कहा कि राज्य जैसी महान संस्था, और केवल राज्य जैसी महान संस्था की बात सेबाइन कहते हैं वो नहीं करता। वो कहता है कि जितनी भी विश्व की प्राचीन महान संस्थाएं हुई हैं, सभ्यताएं हुई हैं, वे कोई मनुष्य की विल की उपज नहीं है, बल्कि वो एक ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है। और इसीलिए वो भारत की प्राचीन संस्था का, प्राचीन सभ्यता का बड़ा प्रशंसक रहा, और इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड के शासकों को इस बात के लिए उसने भला बुरा भी कहा कि इतने प्राचीन देश को आप क्या सिखाने गए हैं, और अगर आप वहाँ पर गए हैं तो फिर उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता के अनुसार वहाँ का शासन संचालन करिए। तो राज्य ही नहीं, सभ्यताओं को भी, जो प्राचीन सभ्यताएं हुई, ऐसी यही बात उसने फ्रांस के संदर्भ में कही कि फ्रांस के क्रांतिकारी इतनी समृद्ध विरासत को एक झटके में समाप्त करना चाहते। तो इसलिए जो सभ्यताएं होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो राज्य की संस्था होती है, ये एक बड़ी रिच इनहेरिटेंस है, एक बड़ी समृद्ध विरासत है। इस विरासत को आप व्यापारिक या वाणिज्यिक अनुबंधों से इसकी तुलना न करिए, या उस निम्न धरातल पर ले जाकर इसको मत देखिए, बल्कि इसकी महत्ता और इसकी पवित्रता को पहचानिए। यानी राज्य एक रूप से, एक प्रकार से, जैसा कि हीगल ने बाद में कहा, विश्वात्मा का प्रगटीकरण, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन विल, ईश्वरी इच्छा का परिणाम है। तो इसलिए सेबाइन कहते हैं कि ये जो बर्क ने दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, इस दृष्टिकोण का आगे चलकर हीगल के चिंतन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और जैसा कि सेबाइन कहते हैं, इन दिस फीलिंग फॉर डिवाइन इमानेंस इन सोशल ऑर्डर and its historical development, Burke is strikingly like Hegel। कि जो काम आगे चलकर हीगल ने किया और ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया, कि उसने राज्य की संस्था को एक दैवीय स्वरूप प्रदान किया, राज्य के विकास में एक विश्वात्मा के विकास का दर्शन किया। तो ये जो उसने डिविनिटी की रिफ्लेक्शन स्टेट और दूसरी इंस्टीट्यूशंस में, दूसरी सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो उसने देखी, तो इसका पूर्व कथन एडमंड बर्क में हमें दिखाई पड़ता है। इस अर्थ में बर्क आधुनिक आदर्शवादी परंपरा के ऊपर गहरा प्रभाव डालता हुआ भी दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से उसने कॉन्ट्रैक्ट के विचार को अस्वीकार करते हुए, राज्य की उत्पत्ति अनुबंध से हुई इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए, राज्य को एक प्राकृतिक या एक दैवीय संस्था के रूप में देखा, एक ऐसी संस्था जो कि निरंतरता की प्रतीक है, ऐसी संस्था जो अनुबंध का परिणाम नहीं है, लेकिन जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुबंध होते हैं। ये हीगल के, बर्क के चिंतन का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। बाकी जो अन्य पक्ष हैं हीगल, एडमंड बर्क के, उनके ऊपर हम लोग आगे विचार करेंगे।